हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट के अंदर कितने तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम लोग कितने तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और कितने तरीके के ट्रेड होते हैं। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना, आपका एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है और जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको एक बार आपको पढ़ लेना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो डेफिनेशन है मैंने इसको गूगल से कॉपी और पेस्ट किया, तो हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अरे उसके लिए हम बैठे ना समझाने के लिए, आप टेंशन क्यों लेते हो। स्टॉक मार्केट समझने से पहले मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको वेजिटेबल मार्केट क्या होता है पता है, सब्जी मंडी क्या होता है पता है। अगर आपको पता है कि सब्जी मंडी क्या होता है तब तो आपको स्टॉक मार्केट पहले ही से पता था, तो आपको यहाँ पे वीडियो बंद कर देना है कि नहीं वीडियो बंद मत करो, वीडियो मत करो। देखिए, सब्जी मंडी के अंदर बहुत अलग तरीके की सब्जियां रहती हैं। उसके अंदर कोई भी सब्जी आप चाहो तो खरीद सकते हो या फिर आप बेच सकते हो अगर आपके पास सब्जी है तो। वैसे शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको अपने जो ऑपरेशंस रहते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए, फिर नई फैक्ट्री डालना है, फिर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करने के लिए उनको पैसा चाहिए रहता है और उस पैसे के बदले वो अपना शेयर हमको देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और कंपनी के शेयर्स को हम लोग बाय कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जितने भी परसेंटेज का हम लोग वहाँ पे शेयर्स खरीद रहे हैं तो वहाँ का हम लोग एक तरीके से उस परसेंटेज का हम लोग वहाँ पे उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं। अगर आपने एक शेयर खरीदा तो आप एक शेयर का मालिक बन गए, जितना भी उसका प्रोपोर्शन निकलेगा उस शेयर का, उस परसेंटेज का आप मालिक हो उस कंपनी का, आप पार्टनर हो। जैसे कि आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो आप मुकेश अंबानी का सीधे पार्टनर बन जाते हो। कितना मस्त बात है ना। स्टॉक मार्केट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट को कहेंगे हम लोग प्राइमरी मार्केट, जिसके अंदर आईपीओ लॉन्च होता है, जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम है, जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे। और आईपीओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ आपको शेयर्स मिल जाते हैं सर्टेन प्राइस के अंदर। जैसे आपने सुना होगा नाइका का आईपीओ आया या फिर पेटीएम का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया, तो उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही उसका सर्टेन प्राइस में आपको सर्टेन स्टॉक दे दिया जाता है। आपने इससे पहले एनएसई और बीएसई के बारे में तो पक्का सुना होगा, इन्हें हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेस रहता है जहाँ पे स्टॉक्स को हम लोग या तो बाय कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। जो एशिया के अंदर सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था उसे हम लोग बीएसई कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। और हम लोग कंपेयर करें एनएसई और बीएसई को तो एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके एमडी और सीईओ है मिस्टर विक्रम। जो हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उसमें एनएसई में ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इसका मतलब हुआ कि लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं एनएसई के अंदर। ये तो हम लोग को पता है कि बीएसई में ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लेकिन लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है एनएसई के अंदर डे टू डे ट्रेड करने के लिए। आपने इससे पहले सेबी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा कि सेबी ने कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेके। तो ये सेबी होता कौन है और ये क्या काम करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं जो हम लोग बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, या तो इक्विटी को या तो कमोडिटीज़ को, उसको ये रेगुलेट करता है। ये प्रिवेंट करता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ ग्लिच ना हो, कुछ स्कैम ना हो, कुछ या फिर कुछ एरर प्रोड्यूस ना हो जाए मार्केट के अंदर। तो ये हम लोग का एक तरीके से जो रिटेलर्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है कोई भी बड़ा स्कैम्स या फिर फ्रॉड से। अब इससे पहले एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में तो सुना होगा। दोनों नेशनल शेयर डिपॉजिटरीज है। इसका क्या मतलब है, जो भी शेयर्स हम लोग बाय करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर पेपर फॉर्म में इन्हीं के पास स्टोर होता है। वो उसे अच्छे तरीके या फिर सिक्योर फॉर्म में अपने पास डिपॉजिट करके रखते हैं। वरना होगा क्या ना, जो भी हमारे ब्रोकर हैं वो हमारा शेयर को लेके भाग सकते हैं। मान लो आपने कोई शेयर्स खरीदा था आज करंट टाइम के अंदर उसका वैल्यू था 10 लाख रुपए, लेकिन वो 10 साल या 20 साल के बाद हो सकता है 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ का हो जाए। तो जो आपका ब्रोकर है उसका अगर मन में लालच है कि आपका जो शेयर्स वो लेकर भाग जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया, ये रेगुलेट करता है सेबी, उन्होंने बनाया एनएसडीएल और सीडीएल से, ताकि जो रिटेलर्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर पाए। अगर हम लोग चाहे तो मार्केट के अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसको बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दूसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और थर्ड है रिटेलर ट्रेडर इन्वेस्टर।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम लोग FII भी कहते हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्हें हम लोग DII भी कहते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो जिस भी कंपनी में निवेश करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी का ओवरऑल वैल्यू सडनली बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो आप कोई फॉरेन कंट्री में रहते हो, जैसे कि अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहते हो, तो आप जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री के अंदर जो अच्छी कंपनी है आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। अगर आप US में रहते हो तो जो फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, आप उसमें निवेश करना चाहोगे। लेकिन आप उस कंपनियों को छोड़ करके आप भारत की एक कंपनी पे निवेश कर रहे हो तो आपको यही एक्सपेक्टेशन उस कंपनी को लेकर कि वो उन सब कंपनी को भी बीट कर देगा जो आपका रिटर्न है उस सब को लेकर। तो इसी फैक्टर के वजह से जो जिस भी कंपनी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उसका ओवरऑल वैल्यू बहुत ही सडनली बढ़ जाता है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स से पैसे लेते हैं और उनके बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं उनके पास उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है जितना अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हो, और उस चीज़ के लिए वो सर्टेन परसेंटेज चार्ज करता है। रिटेलर्स वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेड लेते हैं और उनके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेड लेते हैं उसी डायरेक्शन में वो भी